जी, जी सर आ रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। चीजें कोशिश किया करें, साथ साथ नोट डाउन भी करते रहा करें। जी उमर फारूक साहब, आपको समझ आ रही है? वेरी गुड। कोशिश किया करें, साथ साथ चीजें जो है ना नोट डाउन करते रहा करें। एक बार फिर हम सीपीसी से स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। तो सीपीसी हमारा टॉपिक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर्स। और ऑर्डर्स वैसे तो हमारे सीपीसी के हवाले से 51 है, लेकिन हमारे सिलेबस के मुताबिक हमारे 8 ऑर्डर है। 8 में से हमने कौन कौन से पढ़ने? ऑर्डर 1 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, 8, 9, 39, 41 और 43। ये हमारे ऑर्डर एंड सीपीसी बेसिकली है क्या? सिविल प्रोसीजर कोड है जो बना था 1908 में। इसकी डेट क्या थी? 21 मार्च 1908। ये स्टार्ट यानी एप्लीकेबल का हुआ 1 जनवरी 1909 को। ये सारी चीजें बताने का या बार बार रिपीट करने का पर्पस ये होता है कि आप लोगों को आइडिया है। और हमारी टोटल सेक्शन कितनी है? 158। बिकॉज ये आपके एमसीक्यूज होते हैं, इस वजह से हर रोज में स्टार्ट में जो इसके बेसिक 5-6 एमसीक्यूज होते हैं वो मैं रिपीट करता हूँ, ताकि पेपर में बैठे हुए आपको इस चीज का एहसास हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। और एक चीज याद रखिएगा, वहां पे ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इस बुक का नाम क्या है। तो बुक का नाम भी आपने सही से याद रखना है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। सिविल प्रोसीजर कोड लिखा होगा या सिविल प्रोसीजर कोड लिखा होगा, लेकिन सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी वैसे तो हम कहते हैं, लेकिन सीसीपी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। हमारे यहाँ हमने इसको सीपीसी बनाया। बात करते हैं ऑर्डर 1 की। ऑर्डर 1 इसके बारे में बात करता है। पार्टीज टू सूट। अब ये हमारा वो ऑर्डर है जो हमें बताएगा कि केस करने के लिए पार्टीज कौन कौन सी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ उर्दू में इसको कहते हैं मुदई, दरखास्त गुजार। प्लेंटिफ हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन बन सकता है? All persons may be joined in one suit as plaintiff in whom any right or relief in respect of or arising out of the same act or transactions। हर वो बंदा जिसका कोई सिविल राइट इन्फ्रिंज होता है, चाहे वो कलेक्टिव हो चाहे कोई सिंगल हो, वो मुदई बन सकता है। जिसके साथ भी कोई सिविल ज्यादती होती है वो मुदई बन सकता है। और मुदई एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद है, ये है हमारा रूल 1। ऑर्डर के आगे होते हैं रूल। जैसे ऑर्डर 1 है, इसका रूल 1। अब हम पढ़ते हैं इसका रूल नंबर 2। पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स where it appears to the court that any joinder of plaintiff may embarrass or delay the trial of the suit, the court may put the plaintiff to their election or order separate trial or make such other orders as may be expedient। अदालत के पास इख्तियार है, एक या एक से ज्यादा अगर प्लेंटिफ्स हैं, अगर कोई एक प्लेंटिफ केस के स्लो होने की, लॉन्ग होने की, प्रोलॉन्ग होने की वजह बनता है, अदालत उसको साइड पे करेगी, बाकी ज्यादा केस को सेपरेट चला सकती है। अब हमारे पास डेफिनेशन आ गई डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन है? मुद्दा अलग है, जिसके खिलाफ केस होता है। All persons may be joined as defendant against whom any right to relief in respect of or arising out of the same act or transaction। डिफेंडेंट कौन है? हर वो बंदा जिसके खिलाफ कोई केस आता है, जिसको अपने खिलाफ कोई डिफेंस का हक हासिल होता है, उसको हम कहते हैं डिफेंडेंट। ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। रोल नंबर 4।
Courts may give judgment for or against one or more of joint parties. कोर्ट के पास इख्तियार है जजमेंट पास कर दे, चाहे एक किसी के हक में कर दे, किसी के खिलाफ कर दे। इसका ए पढ़ते हैं जी। For such one or more of the plaintiffs as may be found to be entitled to relief, for such relief as he or they may be entitled to. अदालत को अगर लगता है कि जो मुद्दई हैं उनके हक में जजमेंट पास होनी चाहिए तो अदालत उनके हक में जजमेंट पास कर देगी। और जजमेंट कैसे पास होगी? गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट। Against such one or more of defendants as may be found to be liable according to their respective liabilities. अब भी ये कहा गया कि अगर मुद्दा अलग यानी डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस से आ रहा है तो अदालत केस को देखेगी, उनकी लायबिलिटीज के मुताबिक उनके खिलाफ केस कर देगी। इसमें क्या है? इसमें ये है कि सुने 1 2 3 4 चार डिफेंडेंट हैं, चार में से दो आगे केस को अपने को डिफेंड कर रहे हैं और दो सिरे से नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। जो तो नहीं आ रहे उनके खिलाफ वैसे केस एक्स पार्टी हो जाएगी, और जो आ रहे हैं अगर वो अपना केस सच साबित कर रहे थे तो उनको माफी मिल सकती है, अगर ना करेंगे तो उनका उनके खिलाफ मेरिट हो जाएगा। 5 defendant need not be interested in all the relief claimed. It shall not be necessary that every defendant shall be interested as all the relief claimed in any suit against him. जो डिफेंडेंट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 उसको तमाम रिलीफ में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 2-3 पार्टी है, किसी पर आपका एलिगेशन है किसी ने मेरे पैसे देने, किसी पर एलिगेशन है किसी ने डॉक्यूमेंट जाली बनाए, किसी पर एलिगेशन है कि किसने कब्जा किया। आप मुख्तलिफ पार्टी मुख्तलिफ एलिगेशन है, आप उस चीज का जवाब दे जो एलिगेशन आप पर। डिफेंडेंट नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑल द रिलीफ क्लेम। डिफेंडेंट को तमाम रिलीफ में अड्डा अड़ाने की जरूरत है नहीं। रूल नंबर 6 joinder of parties liable on same contract. The plaintiff may at his option join as parties to the same suit all or any of the persons severally or jointly and severally liable on any one contract, including parties to bills of exchange, undies and promissory note. पांच दफा क्या है? एक या एक से ज्यादा पार्टी, उनका इशू अगर एक है, सेम है, तो वो सारे लोग किसी केस में एक ही पार्टी बनकर केस कर सकते हैं और सारे 1 by 1 भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सारे लोग लॉ गेट के लिए एससी लॉ के लिए बैठे हुए, आपका एचईसी के खिलाफ भी फटा आ गया, सब लोग, अगर आप चाहें तो आप सारे एक ही पिटीशन में प्लेंटिफ बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 1 by 1 सेपरेट सूट करें तो आप सेपरेट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन क्या है आपके पास, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद है व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट, रूल नंबर 7 प्लेंटिफ इन डाउट, जब मुद्दई डाउट में है, खतरे में है, परेशान है, फ्रॉम होम रिड्रेस इज टू बी सॉल्व, कि वो अपने मसले की दादरसी ले किससे, अपने मसले का हल कहां से, आप नहीं लिखते। Where the plaintiff is doubt as to person from whom he is entitled to obtain redress, he may join to a more defendant in order that the question as to which of the defendant is liable and what extent may be determined as written all parties. क्या है? all parties. अब डिफेंडेंट जो है उसको मसला आ रहा है कि वो अपना रिलीफ मांगे तो मांगे किससे। फॉर एग्जाम्पल पटवारी ने क्या की, एक बंदे ने अपनी जमीन के फर्दे निकलवाए, उस पर उसका नाम गलत था, आईडी कार्ड ठीक है लेकिन नाम गलत था। अब वो कंफ्यूज है कि वो अपने मसले का हल मांगे किससे। आप सोच रहे पटवारी के पास जाए तो वो कहेगा तहसीलदार के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओगे तो वो कहेगा एसी के पास जाओ। तो अब क्या करें? कानून कहता है ऑर्डर 1 रूल नंबर 7 व्हेन प्लेंटिफ इज इन डाउट फ्रॉम होम रिड्रेस इज टू बी सॉल्व, तो क्या किया जाए इस सूरत में? 2 से ज्यादा पार्टी बनाओ, यानी तहसीलदार को भी, पटवारी को भी रखो, तहसीलदार को भी रखो, एसी को भी रखो, जिसने सीधा करना हो कोर्ट को ऑर्डर करके भाई सीधे कर। अब होता क्या है, हमने कोई पिटीशन देनी होती है एफआईआर के लिए, वैसे मैटर हमारा सिविल है लेकिन टेक्निकल एग्जांपल भी दो, तो हम क्या करते हैं,
FIR किसने दे दी? SHO ने। तो हम जो पिटीशन दायर करते हैं हम क्या कहते हैं? IG का नाम भी रखते हैं, मुतलका DPO का नाम भी रखते हैं, मुतलका DSP और SHO का भी नाम उसमें प्लेट में रखते हैं कि जिसका काम है वो तो करेगा, इनको भी प्रेशर देना ये करना है। ठीक है, जब आप डाउट में हो कि आप अपने मसले का हल मांगे तब आप 2 से ज्यादा पार्टीज बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपके मसला है पटवारी का, तहसीलदार का, ACDC का, आपने महकमा हेल्थ को पार्टी बनाया, महकमा एजुकेशन को पार्टी बनाया, रेलिवेंट पर्सन को पार्टी बनाना, रेलिवेंट डिपार्टमेंट। बात समझिए। रूल नंबर 8, one person may sue or defend on behalf of all in same interest. Where there are numerous persons having the same interest in one suit, one or more of such persons may, with the permission of the court, sue or be sued, or may defend in such suit on behalf of or for the benefit of all persons so interested. But court shall in such case give at the plaintiff expenses notice of the institution of the suit to all such persons, either by personal service or where from the number of person or any other cause such service is not reasonably practicable or public advertisement as the court in each case may be correct. बात ये है, चाहे एक से ज्यादा बंदे हो, चाहे प्लेंटिफ साइड से हो, चाहे मुद्दई साइड से हो, सबका मसला सेम हो, तो उनमें से कोई एक आगे मुद्दई कानून उस मसले के हल के लिए पिटीशन दायर कर सकता है, कोई एक डिफेंडर बन के उस मसले के हल के लिए आगे डिफेंस पेश कर सकता है, लेकिन इट डजंट मीन कि बाकी को नोटिस नहीं जाएगा। अब बाकी को 1 बाय 1 को एडवर्टाइजमेंट सॉरी इलाह देना मुश्किल है, तो कोर्ट क्या करती है? एडवर्टाइज कर देती है, अखबार से आ देती है। रूल नंबर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, पढ़ने के हवाले से, सुनने के हवाले से समझिए। ये 2 टॉपिक डिस्कस करता है यहाँ। क्या करता है? मिसजॉइंटर, नॉन जॉइंट। 2 टॉपिक है, एक मिसजॉइंटर है, एक नॉन जॉइंटर। No suit shall be defeated by the reasons of misjoinder or non-joinder of parties, and the court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regard the rights and interest of the parties. Actually, before it, कोई भी केस मिसजॉइंटर और नॉन-जॉइंटर के बेस पर नहीं देखा जाएगा, केस को असल मुद्दे के बेस पे देखा जाएगा ताकि पार्टियों के साथ इंसाफ हो सके। अब नॉन-जॉइंटर और मिसजॉइंटर क्या, इस कंसेप्ट में पता है? सुने, मिसजॉइंटर निकला वर्ड को याद करने के लिए एक चीज याद रख लेते हैं, मिस्टेकनली वो पर्सन जिसका केस में ताल्लुक ही नहीं है लेकिन उसको मिस्टेकनली केस में पार्टी बना लिया, उसको कहते हैं मिसजॉइंटर। नॉन जॉइंटर केस की वो पार्टी है जो मेन पर्सन है, रेलिवेंट पर्सन है, लेकिन उसको पार्टी नहीं बनाया। मिसजॉइंटर गलत शमूल, नॉन जॉइंटर नॉन शमूल। यानी मिसजॉइंटर उस इंसान को कहते हैं जिसको केस में फ्रीक बनाना था लेकिन बनाया नहीं, सॉरी, मिसजॉइंटर उसको कहते हैं जिसको केस में फ्रीक नहीं बनाना था, गलती से बनाना। नॉन-जॉइंटर जिसको बनाना था, जिसको पार्टी बनाना था उसको बनाई। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल 4 भाई हैं, केस प्रॉपर्टी की तकसीम का पार्टीशन का सूट किया, तीनों भाइयों ने सूट दायर कर दिया, चौथे को पता लगता, वो कहता है भाई आई एम मेन पार्टी ऑफ दिस फैमिली, मेन पर्सन, मेन पार्टी नहीं बनाया। तो अदालत क्या करेगी? उसको कहेगी भाई अगर तू मेन पार्टी है ना 110 की एप्लीकेशन देगी, पार्टी बन, ये नॉन जॉइंटर। आप जो मिसजॉइंटर है, कजन को डाल दिया, मिसजॉइंटर है, कजन है कि कोई और मान लेगा, जो कुछ भी वो नॉन मिसजॉइंटर है, गलती से आ गया, ये आगे डाल दिया, उसको बार बार नोटिस से आ रहे हैं, उसके चक्कर लग रहे हैं, वो P110 की एप्लीकेशन दे के आता है, माय लॉर्ड मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं इसके के साथ, मुझे हमें पार्टी रखा हो, तो वो भी निकल सकता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 10। रूल 10 सॉरी ऑर्डर 1, रूल 10 इसको कहते हैं 110। 110 की एप्लीकेशन का कंसेप्ट शायद आपने सुना हो। अक्सर पिंडों देहातों में लोग 110 की एप्लीकेशन का ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे आजकल लोग पैनाडोल का इस्तेमाल, किसी को कोई मसला नहीं मिलता, वो है किसी के केस में 110 दे के पार्टी बना।
110 है सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, जब आपका केस किसी गलत बंदों के नाम पे दर्ज हो, यानी आप केस की मेन पार्टी, आप केस में पार्टी नहीं बनाया, आप क्या हो गए, नॉन ज्वाइंटर। अगर आप केस में पार्टी बनना चाहते हैं, 110 की एप्लीकेशन देके केस में क्या बनेगी, पार्टी। अगर आप मिस ज्वाइंटर हैं, आप केस से निकलना चाहते हैं, तो फिर भी आप क्या करेंगे, 110 की एप्लीकेशन देके कोर्ट को बताएंगे कि मैं केस की पार्टी हूं। इसके अलावा ये कोर्ट का आंकड़ा क्या है, अगर वो कोई एप्लीकेशन ना दे तो कोर्ट क्या करेगी, डॉक्यूमेंट देते हुए तमाम पर्सन जो इम्पोर्टेंट है उनको पार्टी बना भी सकती है और निकाल, गैर जरूरी को निकाल भी सकती है। उसके बाद 110 का सब रूल 4 पढ़े, फिर डिफेंडेंट एड प्लेंटिफ टू बी अमेंडेड। जब कोई मुद्दई आएगा या जाएगा केस में से, तो उसके बाद दावा हम दोबारा अमेंड करके देंगे, दोबारा उसमें पार्टी अगर किसी को ऐड करना है तो उसको ऐड करके जमा करवाएंगे, अगर किसी को निकालना है तो निकाल के जमा करवाएंगे। इसको उर्दू में कहते हैं मुरम्मा नामा दे, ठीक है। तो गलत है ना मजीद। अभी कुछ देसी टर्म्स मुझे भी नहीं आती, ये जो सिविल की टर्म्स है ना, ये बड़ी जबरदस्त। 11 रूल नंबर 11, ये 110 का बड़ा रोल है। हाँ बहुत से, और उसके बाद मेरे में डिस्कशन में बहुत कैसे 110 दिखती है जी, हाँ 110 दिखती है जी, ऐसी पार्टी बने जज साहब ने सुने नहीं, साडी 110 खारिज कर दिखती है ते उसको दे साहब ਤੁਸੀਂ कुछ करो। अब ये वो सिचुएशन होती है जहां वकील साहब ने कुछ करना है, अब इतना काम से नहीं कर सकते। तो conduct of suit, the court may give the conduct of the suit to such person as it deems proper। जब कोर्ट को पता चल जाता है ये केस की मेन पार्टी, तो उसके बाद कोर्ट सूट का कंडक्ट जारी कर देती है, चुनाव केस। रूल नंबर 12, मेरे पास एक गांव का केस आ गया, तो थोड़े बहुत रिलेटिव थे मेरे जो भाई साहब थे, उनके ससुराली थे, तो हैं ससुराल में, लेकिन इलेक्शन जब आता हमारे अगेंस्ट होता, मैंने कहा ये भी सही है। तो उनका केस आपने भाई साहब को मैंने बताया कि इनका ये सिविल केस है, 110 का इशू था, हाई कोर्ट में रिवीजन लेके आनी थी, कहते हैं केस करने की, आप तो मेरे पीछे हैं। उसके बाद उन्होंने जो पंजाबी कहते हैं वो लाने देते, अपना पुत्र हो गए, अपना बच्चा हो गया, अपना भाई हो गया, अपने केस नहीं करता। देखो आखिर अब ये था, मुझे तो घर से अदालत थी कि भाई इन्होंने फीस भी कोई नहीं तुझे देनी, तंग भी ज्यादा कर लिया, और सारा दिन हमारे घर आके बैठे रहने को फोन करो, सारा केस नहीं कर रहे, इन्होंने किसी और को नहीं जाना। तो ये बड़े रौले होते हैं पिंडों में। 12 की बात करते हैं, अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडर फॉर अदर। अब इसको पढ़ते हुए आपको रूल नंबर 8 भी याद आना चाहिए। 8 को दोबारा देखो, आप इसमें क्या है, अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स, वहां पे भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बने नहीं है, वहां पे भी वो ऐसे ही है। यहाँ पे ये कहता है कि अगर एक या एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, एक या एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 5 लोग हो गई है, उनमें से आप किसी एक को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, अदालत में रिटर्न परमिशन देंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, सब के उस पर साइन होंगे, तो वो कहेंगे कि हम इसको अपना पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, हम सब के ब्याह का ये केस में पेश होता है और केस का जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर है। इसी तरह 1 से 5 तक अगर डिफेंडेंट है, तो उन्होंने भी अगर किसी एक को आगे लगाना है तो उसको रिटर्न पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होगी, सबके साइन शुदा कोर्ट में जमा करवानी होगी, देन उनको अलाउ करेंगे, ठीक है। ये नीचे देखिए ना 12 का सब रूल 2, द अथॉरिटी शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द पार्टी गिवन टू इट एंड शैल बी फाइल्ड इन कोर्ट। रूल नंबर 13, objection as to non-joinder or misjoinder। Rule number 13 पर all objections
ये एक स्टेटमेंट मैं आपको रीड करवाना चाह रहा हूँ, इसको मेरे मुताबिक करें। इसको इतना करना है, ऑल ऑब्जेक्शंस, यहां से आगे जहां पे पार्टीज है वहां से शेल से आगे पढ़ना है। ऑल ऑब्जेक्शन शेल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। पहले इस कंसेप्ट को समझें फिर पूरे रूल को। ये कानून ये कहता है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्शन है तो एज सुन एज अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पर उठाना है, जल्द से जल्द ऑब्जेक्शन को उठाना है। अगर आपको पता भी है ऑब्जेक्शन आप उसको रेज नहीं करते तो कोर्ट यही समझेगी कि आप वो वेव हो जाए। इसको आप दोबारा, ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ parties shall be taken at the earliest possible opportunity in all cases where issues are settled at or before such settlement unless the ground of objection has subsequently arisen and any such objection is not so taken shall be deemed to have been waived। कोई बात अगर आप as soon earliest possible opportunity पर objection नहीं उठाते तो कोर्ट ये कंसीडर करेगी कि आपने ये objection क्या कर दिया है, वेव कर दिया है, छोड़ दिया। ये था हमारा रूल नंबर 1। ऑर्डर 1 के बाद आ गया हमारे पास ऑर्डर 6। प्लीडिंग, ऑर्डर 1 के बाद है हमारे पास ऑर्डर 6 प्लीडिंग। प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लीडिंग का मकसद क्या है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट रिटन स्टेटमेंट, दावा जवाब दावा। जब प्लीडिंग की बात आएगी तो दोनों चीजें डिस्कस होंगी, इसमें दावे को भी कंसीडर किया जाएगा और जवाब दावे को। अब प्लीडिंग को जब हम पढ़ेंगे तो हम इसमें वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि एक दावे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, यानी दावे और जवाब दावे में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, दावा और जवाब दावा। प्लीडिंग नंबर रूल नंबर 2, प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। वही बात जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम पूछा था। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 प्लीडिंग कहता है कि जो प्लीडिंग है, जो आपका केस है, चाहे आप दावा बना रहे हैं चाहे जवाब दावा बना रहे हैं, उसमें आपने केस के मटेरियल फैक्ट्स लिखने, नॉट द एविडेंस। एविडेंस नहीं लिखने। और इसके अलावा और क्या करना है, इसमें दावे को या जवाब दावे को नंबर वाइज लिखना है, पैराग्राफ की शक्ल में। अगर कोई डेट है तो डेट पे मेंशन करना है, अगर कोई अमाउंट है तो अमाउंट में मेंशन करना है। रूल नंबर 3, फॉर्म ऑफ प्लीडिंग, द फॉर्म इन अपेंडिक्स ए व्हेन एप्लीकेबल। आप प्लीडिंग जो है वो अपेंडिक्स बने हुए हैं पीछे सीपीसी के, उसके मुताबिक कैसे सबसे ऊपर जज का नाम, जज के बाद पहली पार्टी वर्सेस सेकंड पार्टी वर्सेस सब्जेक्ट, यानी किस बेस पे आप दावा कर रहे हैं। तो ये एक पैटर्न है, अपेंडिक्स ए के मुताबिक आपकी प्लीडिंग होनी चाहिए। उसके बाद रूल नंबर 4, particular to be given where necessary in all cases in which the party pleading relies on any misrepresentation, fraud and trust willful default। यानी आपकी प्लीडिंग आपका केस किस चीज पर बेस कर रहा है उसको आपने मेंशन करना है। आपके साथ फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ, किसी ने चीट किया है, बदयानगी की है, क्या की है, जो आपका मेन पर्टिकुलर है, जो आपके केस की मेन रीजन है, उसको मेंशन करना है। Rule number 5, further and better statement or particular. A further and better statement of the true nature of the claim or defense, or further and better particular of any matter stated in any pleading। जब आपने प्लीडिंग लिखनी है तो वाज़ेह लिखनी है। अगर वाज़ेह नहीं लिखेंगे तो जो आपका डिफेंडेंट है वो आपको कहेगा, ओ भाई बताओ तो सही कि मांगना क्या चाहते हो। अदालत फिर आपको जुर्माना भी कर सकती है, अदालत में बताओ तो सही आप अदालत में क्या करना चाहते हो।
फिर आप दोबारा बैठ स्टेटमेंट बना के भेजेंगे। सही क्लियर कर। रूल नंबर 6, कंडीशन प्रेसिडेंट। Any condition precedent, the performance or occurrence of which intended to be contested shall be distinct, specified in his pleading by the plaintiff or defendant as the case may be, and subject thereto and averment of the performance or occurrence of all condition precedent necessary for the case of the plaintiff or defendant shall be implied in his pleading. अब pleading में क्या है कि अगर कंडीशन प्रेसिडेंट्स हैं तो पीछे उस नेचर के केसेस हुए हैं या कुछ चीज कोई रूल्स रेगुलेशन डिसाइड हुई है तो उसका भी आप हवाला अपनी प्लीडिंग में दे सकते हैं। रूल नंबर 7, डिपार्चर। No pleading shall accept by way of amendment, raise any new grounds of claim or contain any allegation of facts. अगर आप प्लीडिंग एक दफा दायर कर चुके हैं, दावा एक दफा दायर, अब आप कहते हैं एक न्यू ग्राउंड आ गया, तो आप ऐसे नहीं करते जब कह सकते मुंह उठाए कि मैंने जी प्लीडिंग चेक करनी थी। कोर्ट कहता है अमेंडमेंट की एप्लीकेशन देनी, एप्लीकेशन देने के बाद क्या करना है, फिर आपकी प्लीडिंग को अगर कोर्ट कंसीडर करेगी तो आप उस पॉइंट को न्यू ग्राउंड पे ऐड कर सकते हैं। विदाउट अमेंडमेंट आप प्लीडिंग में चेंज नहीं कर सकते। वो मेरा एक केस था तो उसमें क्या हुआ कि उस केस को तैयार किया तो एक पैरा था वो उस केस से रेलेवेंट नहीं था, वो आगे मैंने एकदम उसको पढ़ रहा था, मैंने कहा ये पैरा तो इसका है ही नहीं। अब केस में एविडेंस भी हो चुकी है, फैसले पर पढ़ाओ। मैंने कहा कि अब अगर इसको अमेंडमेंट में ले गया तो काम तो खराब है। मैं क्या किया, मैंने एलवन के पास गया, मैंने कहा केस भी मेरी पार्टी की मेरी है, दूसरी पार्टी में इसका कोई नहीं है। कहता है मैंने कहा यार ये पेज एक निकाला, मैंने उसको थोड़ा सा माल लगाया, पूरा पेज चेंज किया, उसकी जगह पर नया पेज लगाया। वो अब अगर काम उसको अकॉर्डिंग टू लॉ कर देगा उसका 5 मिनटों का काम, हमने दिया 10 मिनट। लेकिन ये वो टैक्टिक्स है कि लॉ आपको आने चाहिए, और ये कब आते हैं, जब आपको लॉ भी आता हो, टैक्टिक्स भी आते हैं। बाद में बंदे को लॉ आता होता है लेकिन शास्त्र वकील फिर भी बाजी ले जाते। तो लिहाजा वकील होने के साथ साथ आपको चाहिए कि आप एक अच्छे एक्टर भी हो, राजी के ड्रामेबाज। सही कह रहे, जो जितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे बस कर दे, पास आ जा, तू सच में ड्रामेबाज बना। अच्छा जी, रूल नंबर 8, डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज alleged in any pleading, a bare denial of contract, the same opposite party shall be construed only as a denial in fact of the express contract alleged, or of matters of fact from which the same may be implied, and not as a denial of the legality or sufficiency in law of such contract. Denial of contract doesn't mean denial of law. जो डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जस्ट डिनाइल ऑफ फैक्ट है, आप उसको डिनाइल ऑफ लॉ नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरा और आपका कोई एग्रीमेंट है, आप उससे मुकर जाते हो, भाई आप उससे मुकरे हैं, लीगल में उसकी इंपॉर्टेंस से तो नहीं ना भाग सकते, मेरे पास राइट है, मैं केस कर दूंगा जाकर, फिर आप आगे साबित करते रहना, जांच छुड़वाते रहना। Effect of document to be stated. Where the content of any document are material, it shall be sufficient in any pleading to state the fact thereof as briefly as possible. जिस डॉक्यूमेंट का आप अपनी प्लीडिंग में हवाला दे रहे हैं उसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक पार्टी के साथ कोई 10 पेजेस का एग्रीमेंट, वो पार्टी आपका एग्रीमेंट ड्रॉप कर देती, ब्रीच कर देती कॉन्ट्रैक्ट, आप उसके खिलाफ एप्लीकेशन लगाते हैं, पैरा लिखते हैं इसमें ये लॉस हुआ है, ये एग्रीमेंट साथ अटैच है। अगर 10 पैरे का एग्रीमेंट लगाएंगे लिखी के बीच में, 10 पैरे का संग होगा, वो तो 20-30 पेजेस का क्लेम पढ़ लेंगे। कानून कहता है नहीं, जिस डॉक्यूमेंट का आप हवाला दे रहे हैं उसको साथ लिखा, उसका इतना लो कि ये डॉक्यूमेंट है इसके तहत हमारा चीज एग्रीमेंट, सारा लिखने की जरूरत नहीं है जिसको हवाला दे। अब हम खुला का केस दायर करते हैं या तलाक का, अब खुला का केस दायर करते हैं, हम साथ क्या लगाते हैं, निकाहनामा लगा के कहते हैं निकाहनामा इस कनेक्शन में। अब अगर निकाह के 22 कॉलम लिखने बैठते हैं तो वो दावे से ज्यादा ये टेंशन है। जिस डॉक्यूमेंट को साथ लगाना है उसको सारे को नहीं लिखना, उसका जस्ट हवाला देना। पॉइंट क्लियर? ऑर्डर 6 रूल 10,
malice knowledge, whatever it is material to allege malice, fraudulent intention, knowledge, or other condition of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as fact without setting out the circumstance from which same is to infer. आपको पता चल गया कि हाँ मतलब डिलीवरी कर कैसे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको छोड़ें, उसके खिलाफ केस कर, खुद ही सारी चीजें साबित होती रहती। Notice where it is, or wherever it is material to allege notice to any person of any fact. अगर आपको किसी चीज में गलत पता चलेगा तो आप पहले उसके नोटिस में लाओ, अगर आवाज नहीं आता तो फिर उसके खिलाफ केस करो। कम से कम केस करते वक्त आप ये कहेंगे कि मैंने इसको रोका है, मैंने इलाके क्लॉज रोक के साथ उसको समझाने की कोशिश की है, जब ये बात नहीं आया तो फिर मेरी कॉज ऑफ एक्शन जनाब के पास। रूल नंबर 12, implied contract or relation, wherever any contract or any relation between any person is to be implied from series of letters or conversation or otherwise from a number of circumstances, it shall be sufficient to allege such contract or relation as a fact. अब एक बंदे के साथ आपका कोई ताल्लुक रिलेशन, आप उस दावे में प्लेनिंग में ये नहीं लिखेंगे हमने इतनी बार इस होटल में खाना खाया, इतनी बार यहाँ पे मिले, इतनी बार कॉल्स की, वो भाई सारा नहीं बता। जो आपका मुद्दा है, जो इशू आया उसको बता। रूल नंबर 13, presumption of law. Neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presumes in his favor. उस चीज को जाहिर करने की, बताने की, रौला डालने की जरूरत नहीं जिसको कानून खुद आपके आंख में तो सब बोल करके बैठा होगा। रूल नंबर 14, pleading to be signed. Every pleading shall be signed by the party and his pleader. जो भी दावा होगा, जवाब दावा होगा, वो साइन शुदा होना चाहिए, वकील का भी और उसके पार्टियों का। रूल नंबर 15, verification of pleadings. Save as otherwise provided by any law for the time being in force, every pleading shall be verified on oath and sole affirmation. जितनी भी pleading होगी वो साइन शुदा होगी, इससे पार्टीज वेरीफाइड होगी और ओथ होगी। यानी अक्सर हमने केस तैयार करते हैं तो नीचे एक पैरा लिखा होता है कि मैं आज मोटा काम लाहौर बैठता है, अल्फन ये बयान करता हूँ या तस्दीक करता हूँ कि ये चीज मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त है। पैरा नंबर 1 से पैरा नंबर 6 तक मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त है और पैरा नंबर 7 से 12 तक मेरे यकीन के मुताबिक दुरुस्त है। क्योंकि पहले पैरे वो होते हैं जो पार्टी की स्टोरी होती है, सेकंड पैरे वो होते हैं जो लॉयर्स ने उस पर लीगल उसकी इंपॉर्टेंस को पूरा करते हुए लिखा। तो अक्सर हम क्या करते हैं, हमारी कोर्ट में, हमारी अदालतों में अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज झूठी कस्में खाते हैं, हर रोज झूठी कस्में खाते हैं, ऐसे ऐसे बयान हल्फी दे देते हैं और रिटर्न ऊपर साइन भी करते हैं उसका एज ए प्रूफ के खिलाफ। यहाँ लोग देख लो माफी मिल जाए, अल्लाह में माफकारी देगा, लेकिन फिर जुतियां वाला प्लान थे ऑलरेडी इंसान पहले कर रहे हैं। Rule number 16, striking out pleading. The court may at any stage of the proceeding order to be struck out or amend any matter in any pleading which may be unnecessary or scandalous. Rule number 16 ये कहता है कि पूरे केस चलते हुए केस में अदालत को जा भी लगेगा कि प्लीडिंग में ये पैरा ये पॉइंट गैर जरूरी है और स्कैंडलस इशू क्रिएट करने के लिए है, बस उसको अमेंड कर सकती है, उसको निकाल सकती है। ठीक है। रूल नंबर 17, amendment of pleading. The court may at any stage of the proceeding allow either party to alter or amend his pleading. अदालत बिफोर जजमेंट दोनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी किसी भी वक्त पर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट अपनी अमेंडमेंट को चेंज कर सकती है। और चेंज कैसे करेगी? पहले अमेंडमेंट की एप्लीकेशन देगी, अपनी अमेंडमेंट की एप्लीकेशन दे, एप्लीकेशन पर बहस होगी, बहस होने के बाद अगर अदालत को लगता है तो अदालत अमेंडमेंट का टाइम दे देगी। और अमेंडमेंट का टाइम कितने डेज का होता है? 14 डेज का। 14 डेज के अंदर आपने अपनी प्लीडिंग अमेंड करनी होती है। Failure to amend after order. If a party who has obtained an order for leave to amend does not amend accordingly within the time limited for the purpose of by order, or if no time is either limited then within 14 days from the date of the order. यानी 14 दिन का वो टाइम होता है। 14 दिन के अंदर आपने चाहे आपने दावे को चेंजिंग करनी हो, चाहे आपने जवाब दावे को चेंजिंग करनी हो, 14 दिन के अंदर आप करेंगे ऑर्डर के बाद।
अगर ऑर्डर के बाद 14 दिन के अंदर नहीं करते तो आपका टाइम गुजर जाएगा, फिर आपकी पिछली प्रीडिंग भी कंसीडर की जाएगी। और अगर 14 दिन के बाद भी आप अदालत में पहुंच जाते हैं और जिस दिन अदालत में कार्य खत्म करना होता है, आप अदालत को कोई बहाना कोई हीला उच्चत कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट अपना टाइम बढ़ा नहीं बी नॉट शेयर। ठीक है, ये आपका ऑर्डर 6 जिसको हमने कोशिश की अभी खत्म करने की। तो 2 मिनट ब्रेक है, तब तक मैं पानी पी लूं, फिर 2 ऑर्डर और कर दे। जी शुरुआत क्या दिखता है? तेरी हैंडराइटिंग कौन शुरू करेगा? एक लिखता साफ नहीं लिखता। बस बस ऐसे की वहां पर लेकर ये
आप लोग जा सकते हैं। शुरू करते हैं जी अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। जब हम ऑर्डर 6 पढ़ रहे थे तो साथ हमें ये पता चला कि ऑर्डर 6 के ऑर्डर 6 में हमें सबसे पहले जो बताया गया वो ये बताया गया प्लीडिंग का। प्लीडिंग के रोल नंबर 1 में ही एक चीज क्लियर कर दी गई। प्लीडिंग में दो चीजें, एक है प्लेन, दूसरी है रीजन स्टेटमेंट। प्लेन आ गया ऑर्डर 7, रीजन स्टेटमेंट आ गई ऑर्डर 8। आप प्लेन में हम सारी वो बातें पढ़ेंगे जो एक मुद्दई यानी प्लेंटिफ अपनी फेवर में अपने दावे में करता है। रिटन स्टेटमेंट में हम सारी वो बातें पढ़ेंगे जो डिफेंडेंट यानी मुद्दा है अपने दिफा में, अपने डिफेंस में करेगा। ठीक है, और इनको अंडरस्टैंड करना, इन चीजों को लॉ क्यों नहीं आता लोगों को, उसकी एक रीजन है। उसकी फर्स्ट रीजन ये है, हम लोग जो है लॉ की पहले जो मिथ होती है, जो उसकी फिलॉसफी होती है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। हम एकदम छलांग लगा देते हैं लोग। पहले क्या किया, कोई भी चीज है उसकी बायोग्राफी पढ़ा। बायोग्राफी सेंस में कह रहा हूं, इसके बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। ये जो प्लेट हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर 7, इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम प्लेट पढ़ेंगे तो हम सारी वो चीजें पढ़ेंगे जो एक मुद्दई अपने दावे में लिखेगा। जब हम रिटन स्टेटमेंट की बात करेंगे तो हमें इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि रिटन स्टेटमेंट में हम सारी वो चीजें पढ़ेंगे जो डिफेंडेंट अपने डिफेंस में लिखेगा। जो आप जब इन छोटी छोटी चीजों का आइडिया हो जाएगा, क्या होगा, वो कानून आसान हो जाएगा, कानून आ जाएगा। और जब कानून आ जाएगा जिंदगी आसान हो जाएगी। और आपको गलत की बात बताओ, कानून वैसे आसान बात कोई नहीं। दुनिया में मुश्किल तरीन शोबा जो है, प्रोफेशन जो है, वो एडवोकेसी है। लोगों के मामलात को खुद सरदर्द लेके आता है। चाहे आपने फीसें तगड़ी नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद आप को खुद को डिप्रेशन हो जाता है लोगों के मसले सुन सकते। नहीं, क्रिमिनल ठीक है, सिविल बड़ा खराब है। वो सिविल भी बड़ी सुनी है। वो खुद मेरी जब सेक्शन में मिला कि वो सो मच अबाउट सीबीसी। वाओ, उनके लाइफ एक्सपीरियंस कैसे कचहरी के चक्कर लगा रहा है, एक दफा नहीं है लोगों के मामले वही ना, मतलब जाना या सुनना है। अब होता क्या है, आपकी बात को सेकंड करते हैं। मैं थ्रू आउट एक अच्छा स्टूडेंट रहा, मॉनिटर भी रहा क्लास में। तो मेरा सीन क्या हुआ, मैंने काम पढ़ने छोड़ दिया। कैसे, क्लास में आके बच्चों का सुनना, सुनते सुनते मुझे याद हो जाता। ये है तो आपकी बात। चले खुद एक्सपीरियंस ना भी किया हो, लोगों के डेली के जब 400 मिनट सुनते हैं, आपको वैसे का आइडिया होगा। बात करते हैं जी ऑर्डर 7 की, प्लेट की। पार्टिकुलर रूल नंबर 1 की बात है। Particular to be contained in plate, the plate shall contain following particulars. एक दावे में क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ कोर्ट इन व्हिच सूट इज ब्रॉट। क्या आपको पता हो कि आप किस अदालत में केस लेके जा रहे हैं? नेम, डिस्क्रिप्शन एंड रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का पूरा नाम, पता, वल्दियत। 4 चीजें इसके बारे में दावे में लिखी होनी चाहिए। पहले नाम, वल्दियत,
जात और पता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जात नहीं लिखेंगे तो एक नाम के 400 बंदे होते हैं एक जगह, और वल्दियत भी पास की सेम होती है। उसके बाद है सी, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ डिफेंडेंट। उसके बाद जिसके खिलाफ केस कर रहे हैं उसके बारे में ये 4 चीजें। उसके बाद है फैक्ट्स कंस्टिट्यूट कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन आपकी क्या है? फैक्ट शोइंग द कोर्ट हैज जुरिडिक्शन। उसके बाद कोर्ट की जुरिडिक्शन जाहिर करनी है, इसके बाद जुरिडिक्शन है। उसके बाद रिलीफ विच प्लेंटिफ क्लेम, क्या क्या रिलीफ मांग रहे हैं। नंबर 8, where the plaintiff has allowed to set off relinquish a portion of his claim and amount is allowed to relinquish। कितना पोर्शन आप अपने रिलीफ का छोड़ रहे हैं, कितना फर्दर क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ जुडिक्शन एंड कोर्ट फीस। उसके बाद आप अपने सूट की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे कि कितनी है ताकि कोर्ट फीस डिटरमाइन हो सके। उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 2, बड़ा मजेदार आसान। अब ये कहता है बनी सूट। Where the plaintiff seeks the recovery of money, the plaintiff shall state the precise amount claimed। अगर आपका केस जो है रकम के लेन देन का है तो आपने दावे में स्पेसिफिक अमाउंट लिखनी है, इतने पैसे लेने हैं, इस पर्पस के लिए लिए थे, इसने दिए थे, डेट टाइम वगैरह मेंशन करना है। अगर आपकी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, तो आप उसको डायरेक्ट उसका तायन नहीं कर पा रहे कितनी मान रही, तो आप उसको लिखना है अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 5 लाख 50 लाख या 20 लाख। साथ ऑलमोस्ट का वर्ड लाजमी यूज करना है ताकि दूसरी पार्टी आपका एलिगेशन ना उठाए, इसको तो पता ही नहीं क्या एग्जैक्ट कितने मामले। तो जब आप ऑलमोस्ट लिखेंगे आपको थोड़ी सी सहूलत मिल जाएगी अपने मैटर को कवर करने के लिए। रूल नंबर 3, where the subject matter of suit is immovable property। रूल नंबर 3 कहता है यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहां पे केस में आपका सब्जेक्ट मैटर जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी मकान, दुकान, कोई जरी जमीन, where the subject matter of suit is immovable property, the plaintiff shall contain a description of property sufficient to identify it। तो आपने क्या करना है? उसकी बाउंड्रीज मेंशन करनी। फॉर एग्जांपल ये आपकी सूट प्रॉपर्टी है, इसके मुताबिक आप स्टील लेना चाहते हैं। अगर तो ये प्रॉपर्टी जरी है तो फिर कैसे लिखना है? फिर आपने लिखना है मुरब्बा नंबर, किला नंबर, फसरा नंबर, सतूनी नंबर, फेवरेट नंबर, भाई नंबर, रजिस्टर्ड नंबर, खाता नंबर, ताकि आपकी प्रॉपर्टी की शनाख्त हो सके। अगर ये प्रॉपर्टी कमर्शियल है, किसी गांव में है, किसी कॉलोनी में है, किसी टाउन में है, किसी मार्केट में है, फिर आपने लिखना है इधर क्या है? रोड है, इधर क्या है? मस्जिद है, इधर क्या है? स्कूल है, इधर क्या है? मेन बाजार है, ताकि पता चल सके कि आप किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ऐसे कहेंगे मेरा 5 मरले का प्लॉट है मॉडल टाउन, तो फिर मॉडल टाउन पूरा 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। Rule number 4, when plaintiff sues as a representative, where the plaintiff sues in a representative character, the plaintiff shall show not only that he has an actual existing interest in the subject matter, but that he has taken the step to any necessity। यानी जब आप किसी के नुमाइंदे बन के कोई केस करेंगे तो खाली आप उसके नुमाइंदे नहीं होंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे जहां पे जरूरी हो। रूल नंबर 5, डिफेंडेंट इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी टू बी शोन। रूल नंबर 5 कहता है defendant interest and liability to be shown, the plaintiff shall show that defendant is or claim to be interested in the subject matter। आपने अपने दावे में बताना है कि आप मांगना क्या चाहते हैं, आप दावे में चाहते क्या है, जिसका जवाब डिफेंडेंट आपको देंगे। रूल नंबर 6, grounds of exemption from limitation law।
लिमिटेशन लॉ, ग्राउंड्स ऑफ एग्जम्पशन और लिमिटेशन लॉ। अब फॉर एग्जाम्पल एक केस को दायर करने का टाइम है 3 years, आप उस केस को दायर करते हैं 3.5 years, यानी आफ्टर 5 months। एक्चुअल ड्यूरेशन क्या था? 3 साल। आप 3 साल 5 माह बाद। रूल नंबर 6 कहता है कि अगर आप टाइम लिमिट को गुजार के आएंगे तो फिर आप पर लिमिटेशन लॉ की पाबंदी आ जाएगी, बार बाय लॉ टाइम बाढ़ आ जाए। अगर आप लिमिटेशन को माइनस करना है तो उसकी ग्राउंड लिखनी है कि आपको एग्जम्पशन क्यों दी जाएगी, लिमिटेशन क्यों आपका केस इंटरटेन किया जाए, टाइम बार बाय लॉ भी है, टाइम बाढ़ भी है, फिर भी क्यों इंटरटेन किया जाए, वो ग्राउंड दे के माना जाए। Rule number 8. Relief to be specifically stated. Every plaintiff shall state specifically the relief which the plaintiff claims either simply or in alternative. आपने रूल नंबर 7 ये कहता है कि जो दावे में मांगना है वो वाज़िह तौर पर लिखा होना चाहिए कि ये आप चाहते हैं, ये नहीं है कि अदालत खुद सोचे क्या मांग रहा है। अदालत वाला दिन का चिराग थोड़ा लेट बैठी है। रूल नंबर 8. Relief founded on separate grounds. Where the plaintiff seeks relief in respect of several distinct claims or causes of action founded upon separate and distinct grounds. जब आप एक दावे में एक से ज्यादा रिलीफ मांग रहे हैं तो हर रिलीफ की ग्राउंड भी सेपरेट होगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मेरी जमीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, मेरे पैसे भी नहीं दे रहे, कब्जा भी नहीं दे रहे और डॉक्यूमेंट भी अपने नाम, आप 3 चीजें मांग रहे हैं। डॉक्यूमेंट भी कैंसिल करवाना चाहते हैं, कब्जा लेना चाहते हैं, पैसे देना चाहते हैं, तीनों के लिए अलग ग्राउंड लेंगे। रूल नंबर 9. प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग प्लेंट। जब प्लेंट दायर की जाएगी तो उसको एडमिट करने का क्या प्रोसीजर? द प्लेंट शैल एंडोर्स ऑन द प्लेंट और इनेक्स देयरटू ए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्लेंट कैसी होगी कि प्लेंट पूरी तैयार होगी, साथ जो एनेक्शन वो एनेक्स होंगे और साथ अजाफी कॉपी होगी। अगर अजाफी कॉपी नहीं है तो कंसाइज स्टेटमेंट होगी। फॉर एग्जांपल बात दावे होते हैं 40-50 पेजेस का होता है, तो आप सारी कॉपियां इतनी लगा दी तो बहुत बड़ा दावा हो जाएगा। तो देखिए कोर्ट क्या कहती है, वो कहती है कि आप उसको कंसाइज स्टेटमेंट बनवा लो, उसका क्रक्स बनवा लें। इस दावे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, जब दूसरी पार्टी आए अगर उसको सारा चाहिए होगा तो अपने मर्जी के मुताबिक जितना उसको चाहिए होगा वो उसके काम करवा लेंगे। रूल नंबर 10. Return of plaint. The plaint shall at any stage of the suit to be returned to the presented to the court. जो दावा है किसी भी स्टेज पर प्लेंटिफ को वापस किया जा सकता है। इसका सब रूल 2 है, प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग प्लेंट। On returning a plaint, the judge shall endorse thereon the date of its presentation and return the name of party presented and brief statement of reason for return. जज जिस दिन दावा आया तो उसकी रीजन लिखेगा, उस डेट को लिखेगा, जिस आपको डेट को लिखेगा, रीजन लिखेगा कि वो रिटर्न हो रहा है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट रूल नंबर 11। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Rejection of plaint. That plaint shall be rejected in the following cases: where it does not disclose the cause of action, where the plaint claim undervalue or relief, where the relief claimed is properly valued but the plaint is written on upon a paper in sufficient stamp. बात ये जब आप कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखते, जब आप अपना आपका केस के अंदर वैल्यू है, जब आप केस दायर करते हैं लेकिन नोटिस नहीं लगाते, तीन वजह से केस आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। Where it is appear the statement in the plaint to be barred by law, या आपका दावा barred by law, time barred. रूल नंबर 12. प्रोसीजर रिजेक्टिंग द प्लेंट। वही है कि उसमें जज रिजेक्ट कर रही है, रीजन लिखेगा, डेट लिखेगा, Rule number 13. Where rejection of plaint does not preclude presentation of fresh plaint. जब आपका दावा रिजेक्ट होगा किसी भी रीजन की वजह से तो आप पर वो पाबंदी नहीं लगाता कि आप फ्रेश सूट नहीं दायर कर सकते। फॉर एग्जांपल कॉज ऑफ एक्शन की वजह से आपका दावा रिजेक्ट हुआ है, कोर्ट फीस की वजह से हुआ है या अंडर वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी की वजह से हुआ है, तो भाई आप वो जो कमी है वो पूरी करके दोबारा फ्रेश सूट दायर कर दें। ठीक है। रूल नंबर 14. प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन व्हिच प्लेंटिफ सूज।
Where a plaintiff sues the upon a document in his possession or power, he shall produce it in court when the plaintiff is presented. जब एक बंदा दावा दायर करेगा ऑर्डर 7/14 के बताओ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट साथ लगाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो क्लेम के साथ अटैच कर रहा है. Statement in cause of case of document not in plaintiff possession or power. Where any such document is not in the possession or power of the plaintiff, he shall, if possible, state in his whose possession or power. अगर एक डॉक्यूमेंट मुद्दई की पावर में नहीं है, कब्जे में नहीं, तो वो अपने दावे में बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट इस वक्त कहां पड़ा हुआ. उसके बाद है जी रूल नंबर 16, सूट ऑन लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. वर्ड है लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर केस कर. Where the suit is founded upon a negotiable instrument and it is proved that the instrument is lost and indemnity is given by the plaintiff to the satisfaction of the court against the claim of any other person upon such instrument. अब negotiable instrument कौन से हैं? Negotiable instrument, check, bill of sale, promissory note, hundi. ये हमारे क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरा एक्ट है. कानून ये कहता है कि अगर नेगोशिएबल कोई डॉक्यूमेंट आपका गुम हो गया, चेक की एग्जांपल ले लें, चेक की बेस पर आपने दावा करना था चेक गुम हो गया, चेक का 15 लाख, आप उसको क्लेम कर रहे हैं 15 लाख मैं वापस ले रहा हूं, प्रोविजन आपसे गुम हो गया. आप अदालत में चेक के बदले में जमानत दे देंगे. मेरे अलावा अगर इस चेक को कोई क्लेम करेगा, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं. तो जब आप जमानत देंगे तो फिर कोर्ट आपका केस ऐसे कंसीडर करेंगे जैसे चेक आपके पास है और आपके मुताबिक जो फैसला बनता होगा कोर्ट में जजमेंट पास करेगा. रूल नंबर 17, production of shop books save insofar as is otherwise provided by the Banker Books Evidence Act. एविडेंस एक्ट के तहत आपकी जितनी भी एविडेंस की बुक शॉप्स होंगे, रोजनामचे होंगे, उनको आप क्या करेंगे, उनका एक तो पेज साथ लगाएंगे. जब केस में उसकी वेरिफिकेशन होगी तो वो जो आपके रोजनामचे का रजिस्टर है उसको मार्क करने के बाद अदालत उसकी कॉपी रख देते हैं, ओरिजिनल आपको वापस करना. ठीक है. Rule number 8, inadmissibility of document not produced when plaintiff filed. A document which ought to be produced in court by the plaintiff when the plaintiff is present ought to be entered in list of the added or next to the plaintiff, and which is not produced or entered accordingly shall not without the leave of the court. बात ये है आपके वो डॉक्यूमेंट सारे ऐसे एविडेंस माने जाएंगे जो आपने साथ लिस्ट के साथ लगाए हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा जो आपने दावा दायर करके उसके साथ ऐड नहीं किया. अगर आपने उसको ऐड करवाना है तो उसके लिए पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी. अगर कोर्ट अलाउ करती है तो फिर आप करेंगे. तो कोर्ट कब अलाउ करेगी जब उसकी पार्टी को सुनेगी. रूल नंबर 19, एड्रेस टू बी फाइल्ड विद plaintiff. Every plaintiff or original petition shall be accompanied a proceeding given an address at which service of notice summons or other process may be made on the plaintiff or petitioner. कानून क्या कहता है, जब आपने दावा दायर करना है तो दोनों पार्टियों के एग्जैक्ट एड्रेस लिखे हुए चाहिए जहां पे समन और नोटिस की तामील करवाई जा सके. यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए हैं जी. कौन कौन से यूज हुए हैं आपके से मैंने क्या मेरे समन नोटिस. समन और नोटिस में क्या डिफरेंस है? एनी आइडिया? दोनों का पर्पस सेम है, दोनों ही बुलाने के लिए होते हैं. समन और नोटिस दोनों ही इत्तला देने के लिए होते हैं कि भाई फलां जगह पर फलां डेट पर आपने इस केस में पेश होना. लेकिन डिफरेंस है माइनर. जो समन होते हैं जब किसी पार्टी को मेन केस में बुलाना है तब समन करवाने की जरूरत है. उस केस में फर्दर एप्लीकेशन आती है, उन एप्लीकेशन में किसी पार्टी को बुलाने की जरूरत है.
डिफरेंस समझ। अक्सर केसेस में होता है ना, मेन केस के साथ उनका एप्लीकेशन भी होता है, या ड्यूरिंग केस एप्लीकेशन आता है। जब मेन केस में पार्टीज को बुलाना है तो उनके लिए क्या किया जा रहा है, समन। जब एप्लीकेशन में बुलाना है किसी को, तब क्या कर रहे हैं, उनको बिठाओ ऑफिस। सर्विस सॉरी रूल नंबर 20 आ गया। नेचर और एड्रेस टू बी फाइल्ड। एड्रेस आपके एग्जैक्ट लिखे होने चाहिए, जुरिसडिक्शन में होने चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू फाइल एड्रेस। अगर आप एड्रेस फाइल नहीं करते तो अदालत के पास इख्तियार है कि आपके खिलाफ या कोई सख्त एक्शन ले सकती है, पॉज भी डाल सकती है, केस खारिज भी कर सकती है। 21 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू एनेक्स कॉपी विद द प्लेट। अगर आप कॉपी साथ नहीं लगाते तो फिर भी अदालत के पास इख्तियार है कि आप कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। 22 प्रोसीजर व्हेन पार्टी नॉट फाउंड एट द प्लेस ऑफ एड्रेस। क्या प्रोसीजर है कि जब जो पार्टी है जिसको आपने सामने नोटिस करवाया वो अपने प्लेस पर मौजूद नहीं है, तो प्रोसीजर ये है कि आप कोई भी उनका मेल जो 18 साल से बड़ा वो मिले, या आप उसके घर पर चिस्मा कर दें या बारिश पे आकर। पहला काम क्या है कि खुद सर्विस करवा लो। रूल नंबर 23 सर्विस ऑन प्लीडर। अगर किसी पार्टी ने कोई वकील एंगेज किया हुआ है तो आप उस वकील तक भी उनकी सर्विस करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 24 चेंज ऑफ एड्रेस। अगर कोई भी पार्टी अपने घर का एड्रेस चेंज करना चाहती है तो अदालत को इत्तला करेगी कि भाई आपके बाद में यहाँ रहेगा। अगर कोई समन नोटिस भेजना हो तो यहाँ पे भेजिए। अगर बिना बताए एड्रेस चेंज करते हैं तो वो भी कोर्ट आपके खिलाफ भी एक्शन ले सकते। रूल नंबर 25 सर्विस बाय अदर मोड्स। उसके बाद अदर मोड्स क्या है कि अदालत के पास इख्तियार है कि वो आप किसी भी तरह से समन या सर्विस प्रोसेस करवा सकते हैं, टेलीफोनिकली भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए। मेन मकसद यह है कि पार्टी की नॉलेज में आना चाहिए। नंबर 26 रूल नंबर कहता है लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लेंटिफ, यानी जो मुद्दई है उसके वारसान की लिस्ट भी साथ लगी होनी चाहिए। अगर मुद्दई को कुछ होता है तो उसके बाद इस केस को या इसके वारसान में कौन पर्सन कानून के नॉलेज में होना चाहिए। इस वजह से लिस्ट ऑफ वारसान जरूरी है। अब सीन क्या है, हमने 3 ऑर्डर किए, इससे ज्यादा करेंगे तो मिक्सचर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है, एक ऑर्डर आपका रह जाएगा, कल एक ऑर्डर रह जाएगा, क्योंकि कल आपके फिर 3 ऑर्डर करवाऊंगा। ऑर्डर 8, 9 और 39, 41 रह जाए। 43 और 41, 43 तो सिंपल सा है, उसके 4 गुना और एक बात का है। 43 बेसिकली ऑर्डर ये है कि अपील अगेंस्ट ऑर्डर, उसके लिए याद करने वाली एक चीज है, इसके 4 रूल है और ये अपील अगेंस्ट ऑर्डर होता है। और जब ये ऑर्डर में अगेंस्ट अपील आएगी तो दूसरी पार्टी को उसके फैसला किया इसका, और उसमें कुछ नहीं। ऑर्डर 41 को पढ़ने वाला या बाकी पढ़ने वाले। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं कल सेम टाइम पे।